सभी को नमस्कार और जय माता जी की। छात्र विचार के मंच पर राजपूत इतिहास की सीरीज के चौथे भाग में आपका स्वागत है। तो आज का एपिसोड शुरू करेंगे। I'll share the presentation. ओके, तो हम ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, हम ये 5 टॉपिक्स लेकर चले थे पिछले एपिसोड में, जो मोटे तौर पर इन 2-3 एपिसोड्स के लिए ये हमारा स्कोप थे। इनमें से कुछ तो पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में कवर किए हैं, लाइक द अग्निवंश, feudalism, caste consolidation, and its parameters in the late ancient, early medieval centuries. So let's begin with the remaining points now. आज उस तोता रट पर बात कर लेते हैं कि राजपूत शब्द तो 13वीं सदी से पहले नहीं मिलता। Hence the Rajput जाति also did not exist before the 13th century, and so Pratihar, Solanki, Chauhan, etc. all these can't be Rajputs. अब ये कितनी बेतुकी बातें हैं, इसकी एक झलक तो हम चतुर्शीतक से 84 की यात्रा में देख ही चुके हैं पिछले एपिसोड में। लेकिन अगर आपको शब्द ही पकड़ना है, XYZ सेंचुरी से पहले राजपूत शब्द नहीं मिलता, राजपूत शब्द नहीं मिलता, तो हम इसे और अच्छे से समझेंगे और इस बार एक शब्द पकड़कर ही समझेंगे। ठीक है? सो क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, जरा बताइए, हिंदू शब्द का प्रयोग कितना प्राचीन है? हिंदू शब्द का सबसे पहला उल्लेख कब मिलता है? सबसे पहला उल्लेख मिलता है 6th सेंचुरी BCE, ईसा पूर्व की 6ठी सदी में, फारस के सम्राट डारियस के एक शिलालेख में, barely 2500 years ago. इससे पीछे न वेदों में, न उपनिषदों में, न रामायण महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलता। तो क्या मैं ये मान लूं कि 6th सेंचुरी BCE से पहले हिंदू लोग अस्तित्व में नहीं थे? जवाब झटके से आएगा, कैसे नहीं थे? बिल्कुल थे, राइट। बट फॉर द सेक ऑफ बीइंग थरो, किस आधार पर मान लिया जाए कि इस थ्रेशोल्ड से पहले भी हिंदू लोग थे? So there are many factors to judge and to ascertain such a continued existence of Hindus much before and after the 6th century BCE. Let's see how. Number 1, जिस स्थान पर हिंदू हमेशा से रहे हैं, यानी भारत देश, यहाँ के लोगों की हजारों वर्षों की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कलेक्टिव मेमोरी, वो क्या कहती है? वो यही कहती है कि हम लोग यहाँ 500 BCE के भी बहुत पीछे से रहते आ रहे हैं। That's one point about the collective memory. Number 2, क्या हमारा स्थापित इतिहास कहीं पर यह कहता है कि 500 BCE अराउंड कोई बड़ी जेनेटिक उथल पुथल हुई, बाहर से बड़ी संख्या में कोई लोग आए और तब हम हिंदू बने, या जो बाहर से आए वो पहले हिंदू लोग थे? क्या ऐसा कुछ है? नहीं। भारत में 6th सेंचुरी BCE के आसपास किसी बड़ी जेनेटिक अपहीवल का कोई संकेत नहीं मिलता। नंबर 3, 6th सेंचुरी BCE के पहले का भारतीय और बाद का भारतीय, दोनों में कोई बड़ा सोशो कल्चरल या रिलीजियस चेंज नहीं दिखता। हिंदू समाज या संस्कृति 6th सेंचुरी BCE के आसपास प्रकट हुए हो, या उस समय किसी के आने से तब हमारा कल्चर बदला, सोशल स्ट्रक्चर बदलकर हिंदू हो गया और यहाँ फिर उसके प्रभाव दिखने लगे, वैसा भी नहीं है। नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट। यानी भारत में पहले से उसी धर्म, संस्कृति और परिवेश में रहते आए वही लोग बस अब एक नए नाम से जाने जा रहे थे, हिंदू। टू रिफ्रेज इट, हिंदू शब्द जो है ये भले ही बाद में आया हो, इस शब्द से जुड़े लोगों की संस्कृति, जीवन शैली, धर्म, विचारधारा, जेनेटिक्स, ये सब कुछ
हिंदू शब्द के सबसे पुराने उल्लेख से 6th सेंचुरी बीसीई से पहले और बाद में एक से ही मिलते हैं, right? Which means it is the same people on both sides of the so-called 6th century BCE threshold. Correct? जो लोग हड़प्पा काल में रहते थे, क्या वो कोई और थे? क्या उनकी संस्कृति अलग थी? बिल्कुल नहीं। तब के सिंबल्स और आभूषण आज तक हमारे समाज में पाए जाते हैं। जो लोग वैदिक काल में रहते थे, क्या वो कोई और थे? हिंदू शब्द तो तब भी नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो लोग भी कोई दूसरे नहीं थे, हमारे पुरखे ही थे। तो हम हिंदुओं का इतिहास, ट्रेडिशन, मेमोरी, जेनेटिक्स, रिलीजन सब हमें यही बताता है कि हमारी सभ्यता यहीं विकसित हुई है, कम से कम 8-10 हजार सालों से कम, राइट? अच्छा, उसी तरह से जो अभी हमने हिंदू शब्द पर बात की, उसी तरह से राजपूत शब्द इतिहास में जब आया, उससे पहले कोई राजपूत नहीं थे या कोई उनसे बिल्कुल अलग लोग उनकी जगह थे। ये कल्पना है, और ये कल्पना निराधार है, विदाउट एविडेंस, विदाउट बेसिस। क्योंकि राजपूत शब्द आने से पहले का क्षत्रिय और राजपूत शब्द आने के बाद का क्षत्रिय, इनमें किसी प्रकार का विचारधारा, संस्कृति, धर्म आदि का कोई बड़ा अंतर नहीं मिलता। Not in the north at least. They are indistinguishable. अच्छा, ना ही हमें इतिहास में ऐसे किसी सिलेक्टिव एपिडेमिक या जेनेटिक वाइप आउट के साक्ष्य मिलते हैं कि जिसने नॉर्थ इंडिया के सभी क्षत्रियों को, एग्जिस्टिंग क्षत्रियों को, और केवल चुन चुन के केवल क्षत्रियों को लेट एंशिएंट अर्ली मिडिवल सेंचुरीज में समाप्त कर दिया हो और फिर कहीं और से कोई नए राजपूत नाम के लोग इम्प्लांट किए गए हो। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एज वेल। आई मीन इट्स रिडिकुलस कि हमें इस तरह के ख्याली पुलाव पर जवाब देने पड़ रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा इतना होता है। सो अच्छा, राजपूत शब्द आने के पहले और बाद में दोनों तरफ हमें सोशो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी भी मिलती है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसके लिए मैं वंशों की ओर आऊंगा एक बार, क्योंकि जब भी हम क्षत्रियों या राजपूतों की बात करते हैं तो इनवेरिएबली बात होती है वंशों की, क्लैंस की, ठीक है? तो उस तरफ चलते हैं। शुरुआत मैं फिर से प्रतिहार और पड़िहार के एक एग्जाम्पल से करूंगा, विच वी कवर्ड, कि एक ही वंश के वही राजा एक ही समय पर दो अलग अलग भाषाओं के शिलालेखों में अपने आप को एक तरफ प्रतिहार और दूसरी तरफ पड़िहार कहते मिलते हैं, much before the so-called 13th century. The same king कक्कुक प्रतिहार, इनके 9th सेंचुरी घटियाला के ये दोनों शिलालेख जो स्क्रीन पर हैं, ये आपको याद होंगे फ्रॉम द प्रीवियस सीरीज, द गुर्जर सीरीज। सो ये हम पिछली सीरीज में भी देख चुके हैं। द रीजन आई पिक देम अगेन इज, जब तक संस्कृत मुख्य धारा में थी, प्रतिहार शब्द डोमिनेंट था, ठीक? फिर जब संस्कृत मुख्य धारा से बाहर होने लगी, अपभ्रंश का प्रभाव मेन स्ट्रीम में बढ़ गया, तब पड़िहार शब्द डोमिनेंट हो गया, और यही पड़िहार शब्द प्रतिहारों के लिए आगे सदियों तक प्रयोग में आया है, आज भी आता है। अब इसे रीइंफोर्स करने के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तो घटियाला शिलालेख तो 9वीं सदी के थे। अब स्क्रीन पर नीचे की ओर ये आचार्य हेमचंद्र का प्राकृत द्वयाश्रय है, 12वीं सदी से। प्राकृत द्वयाश्रय के दूसरे अध्याय में हेमचंद्र जी ने, वो क्या करते हैं यहाँ, पहले तो प्राकृत में उन्होंने कुछ लाइंस दी हैं, एंड आफ्टर दैट वो फिर उनको संस्कृत में एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट? बिकॉज दिस बुक इज अराउंड द ग्रामर ऑफ प्राकृत। तो यहाँ ऊपर प्राकृत में वो पड़िहार लिखते हैं, और नीचे वही हेमचंद्र संस्कृत एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं, प्रतिहार, ठीक? अगला लेते हैं, राइट? इसके बाद 12वीं से 15वीं सदी के बीच में कहीं वास्तु रत्नकोश नाम के ग्रंथ की रचना शुरू होती है। Some scholars date the origin to 12th or 13th century, some put it further afterwards. तो इस ग्रंथ में
36 राजकुलों की सूची आती है एक, of 36 royal clans, and I'll talk about this concept in some time in detail. तो इस ग्रंथ की आज उपलब्ध सभी प्रतियों में जो सबसे पुरानी कॉपी है उसको 16th सेंचुरी एडी में उतारा गया था, probably from some other predating copy. तो पुरानी प्रतियों में 36 राजवंशों की लिस्ट में आपको बाईं तरफ दिख रहा होगा शब्द आता है प्रतिहार, और बाद की प्रतियों में जो थोड़ी सी उसके बाद जो कॉपीज आती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स आती हैं इसी ग्रंथ की, वही लिस्ट है, नाम आता है पड़िहार, राइट? बोथ आर ऑन द स्लाइड हियर. सो एक तो ये हुआ. नाउ लिविंग द लिंग्विस्टिक्स असाइड कि किस भाषा में क्या शब्द आ रहा है, इफ यू कम टू एंसेस्ट्री, प्रतिहार जो है, प्रतिहार अगर जाति से गुर्जर या गुर्जर होते तो गुर्जर देश, गुर्जर राज्य से उनके बाहर हो जाने के बाद भी वो अपने आप को गुर्जर कहते, राइट? करेक्ट. अब मुझे आप 10वीं सदी के बाद का एक उदाहरण बता दीजिए जहां प्रतिहारों के शिलालेखों या ग्रंथों में उनके साथ गुर्जर शब्द लगा हो. एक उदाहरण नहीं है. 14वीं सदी तक प्रतिहारों के शिलालेख मिलते हैं, अप टू द 14th सेंचुरी एडी. वही रघुवंशी उद्गम बताते हुए लक्ष्मण जी से, पर कोई गुर्जर शब्द नहीं है. लेट मी शो एन एग्जांपल. या दिस इज द चंदेरी इंस्क्रिप्शन. ये 12वीं सदी के अंत का चंदेरी शिलालेख है, जैत्र वर्मन प्रतिहार के काल का. तो ये शिलालेख चंदेरी के प्रतिहारों की वंशावली देता है, ठीक है? और ये वंशावली 10वीं सदी के जो कदवाहा वाले हरिराज प्रतिहार थे उनके भी पीछे तक जाती है. तो वंशावली यहाँ इट्स शोइंग ऑन द फार राइट हियर, और जो मूल शिलालेख है वो बाईं ओर है. तो जो लोग इस कंट्रोवर्सी को फॉलो करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कदवाहा और हरिराज प्रतिहार जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट पे मैं बात कर रहा हूँ, हु दे आर. तो यहाँ एंसेस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट पूरा पूरा मिलता है, राइट? फिर भी पूरे शिलालेख में कहीं कोई गुर्जर शब्द नहीं है. यही स्थिति जैत्रवर्मन के जो पूर्वज हैं अभयपाल, यू माइट बी सीइंग ऑन द फार राइट, वंशावली में उनका नाम भी है. अभयपाल के समय का एक और शिलालेख आता है चंदेरी से. चंदेरी कदवाहा से ज्यादा दूर नहीं है वैसे. तो उसमें फिर से हरिराज प्रतिहार तक की वंशावली हमें मिल जाती है, एंड देयर एज वेल नो गुर्जर वर्ड इज फाउंड. ओके, अगला देखते हैं. राइट. ग्वालियर के पास चटोली से 1150 ईस्वी का, मिड 12th सेंचुरी का रामदेव प्रतिहार का एक शिलालेख मिलता है. और इसके सदियों बाद में जब खड़गराय ग्वालियर का इतिहास लिख रहे थे, गोपाचल आख्यान, तब उन्होंने इन्हीं प्रतिहार राजाओं के लिए पड़िहार शब्द का प्रयोग किया है. वहां भी रामदेव नाम आता है. तो न केवल प्रतिहार और पड़िहार एक है, अंतर्मात्र शब्दों का है, भाषा का है, बल्कि 10वीं सदी के बाद, लाइक आई सेड, कहीं इनके रिकॉर्ड्स में कोई गुर्जर शब्द नहीं आता. क्यों? क्योंकि वो शासन अब गुर्जर देश पर कर ही नहीं रहे थे. किसी का शिलालेख चंदेरी में है, किसी का नरवर में, शिवपुरी, कोरैठा, चटोली. अर्थ ये हुआ कि गुर्जर पहचान क्षेत्र से जुड़ी थी. क्षेत्र जिस भी राजवंश के हाथ में आया उस वंश से गुर्जर पहचान जुड़ गई. क्षेत्र जब उनके हाथ से निकल गया तो साथ ही गुर्जर पहचान भी चली गई. और ये सब राजनीतिक शक्तियों के साथ हुआ, केवल प्रतिहारों के साथ नहीं. दक्षिण से आया गांगवंश, उत्तर पश्चिम से आए मुस्लिम, इनके अलावा चावड़ा, परमार, सबके साथ यही हुआ है. सो आई एम सॉरी वी हैड टू डिटूर लाइक दिस, बट now at least, I mean, with this whole explanation we can connect the two dots. The first one being the pratihars and parihars are one and the same people. The second being that पड़िहारों को मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें जाति से राजपूत बताया गया है,
उनके समकालीन दूसरे दूसरे जो वंश थे उन्होंने भी इसे माना है। तो टू सी द एग्जांपल्स ऑफ दैट, मुगल काल के स्त्रोतों में एक उदाहरण हम मुहनोद नैन्सी की ख्यात का ले सकते हैं। लेट मी शो दैट। राइट, तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने परिहारों को साफ साफ राजपूत लिखा है, और जिस तरह ये परिहारों को राजपूत कहता है एग्जाम्पल है, उसी तरह से संस्कृत के प्रतिहार शब्द सहित प्रतिहारों को संस्कृत में राजपुत्र लिखने का एग्जाम्पल ये हम इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में देख चुके हैं, जो नेमिनाथ मंदिर का शिलालेख था वहां पर, जहां एक गांव के सभी प्रतिहारों को राजपुत्र कहा गया है। सो यू कैन रेफर दैट एज वेल। मूविंग ऑन, तो ये जो है स्क्रीन पर आपके एडिशनली देवनारायण जी की फड़ जैसे गुजरों के अपने लेट मिडिवल सोर्सेस परिहारों को राजपूत कहते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये स्क्रीन पर एग्जाम्पल जो है ये नीमदेव जी परिहार का है। तो जो देवनारायण फड़ है उसके अनुसार नीमदेव जी और उनके परिहार साथी जब एक जंगली सुअर का शिकार करने निकलते हैं तो देवनारायण की फड़ में उन्हें राजपूत कहा गया है। फिर जब किसी ने उस सुअर का शिकार कर लिया तो नीमदेव जी पूछते हैं कि पता लगाओ हम राजपूतों में से किसने ये शिकार किया है। सो दैट्स द एग्जांपल ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। So with all these, we basically reached an irrefutable conclusion that Pratihars, aka Parihars, are Rajputs, and they happen to span many, many centuries before as well as after this so-called 13th century threshold, right? और ऐसी ही स्थिति और भी कई वंशों की है, जहां प्रतिहार से परिहार की तरह भट्टी से भाटी और चाहमान से चौहान जैसी शब्द परिवर्तन की लिंग्विस्टिक यात्रा बस हुई है, उससे नीचे कोई एथनोलॉजिकल चेंज नहीं होता। So let me take one more example, this time for the clan of illustrious Ajmer King Prithviraj, the Chauhans. Right. धौलपुर के एक स्थानीय सामंत चंड महासेन चौहान, जो कि मोस्ट लाइकली सम्राट मिहिरभोज प्रतिहार के अधीन थे उस समय, उनका 841 एडी का एक शिलालेख मिलता है। यहाँ नीचे की लाइंस में अगर आप अंडरलाइंड वर्ड्स देखें तो उनके वंश का नाम संस्कृत में चाहमान न लिखकर प्राकृत का शब्द यहाँ अडॉप्ट किया गया है, चाहवान। तो जब कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस नहीं है, हमें हर तरह से सब तरह से कंटिन्यूटी मिल रही है, जैसे कि हमें हिंदू समाज पर मिलती ही है, तो कोई आधार ही नहीं है ये इमेजिन करने का कि राजपूतों की प्राचीन उपस्थिति पर प्रश्न उठाया जाए। अगर प्रश्न उठाते हैं और इस तरह बाद की भाषाओं में प्रचलित हुए शब्दों को पकड़कर बैठेंगे, तो उसी लाइन ऑफ थिंकिंग से, जो कि बेसलेस है, बट उसी लाइन ऑफ थिंकिंग से फिर पूरा हिंदू समाज ही 6th सेंचुरी बीसीई से पीछे अपना अस्तित्व खो देता है। अब आप कहेंगे कि यही भाषा के अंतर का यार्डस्टिक आप गूजर शब्द पर क्यों नहीं लगाते? बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि गूजर लोग अस्तित्व में ही 16वीं सदी में आए जब बाबरनामा में गूजरों का उल्लेख हुआ है। Let me cover the Gujars here briefly, just to show why this is an apples and oranges comparison. Right. एक तो 16वीं सदी के अंत से ये जो गुजर जाति की रेफरेंसेस मिलने लगती हैं, which we have covered in the previous series, उससे पहले चरवाहा गुजर जाति के ये लोग कौन थे, कहाँ थे, किस नाम से थे, क्या कर रहे थे, इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। दूसरी बात, जो उन पर जानकारी मिलती है वो पूरी जानकारी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एंड टू एंड वो पेस्टोरल ऑक्यूपेशन की एक चरवाहा जाति की है। चाहे आप ऊपर की तरफ ये मुगल इतिहास के स्रोत देख लें, ब्रिटिश गजेटियर देख लें, या नीचे ये जो गुजरों के अपने आंतरिक और इंटरनल सोर्सेज हैं, पारंपरिक स्रोत उनके, जैसे कि देवनारायण की फड़, और इन सब सोर्सेज में पीछे कहीं कोई आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई परिवर्तन हुआ हो कि जी चरवाहे होने से पहले कुछ और करते थे, फिर किसी हालतवश चरवाहे हो गए, ऐसा मानने के भी कोई साक्ष्य नहीं मिलते।
not even a hint towards it. So let me rephrase. जिस तरह से हम ये कहते हैं कि हिंदू शब्द आने से पहले का हिंदू और बाद का हिंदू एक है और वही आर्य संस्कृति हिंदू संस्कृति लिए चल रहा है, इससे उलट मानने की कोई साक्ष्य नहीं है। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि राजपूत शब्द आने से पहले का और बाद का राजपूत एक है और वही राजपूत संस्कार क्षत्रिय संस्कार लिए चल रहा है, इससे उलट मानने के कोई साक्ष्य नहीं है। उसी प्रकार गुर्जर शब्द आने से पहले का और बाद का गुर्जर एक है और वही पशुपालन और कृषि की संस्कृति लिए चल रहा है। ये एक सरल सी बात है, अगर अपनी जिद और पूर्वाग्रह त्याग कर खुले दिमाग से देखेंगे तो बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। केवल शब्दों की समानता पर इतिहास नहीं बनता, पीछे साक्ष्य होने चाहिए, पुराना ट्रेडिशन होना चाहिए जो कोरॉबोरेट करे बात को। कई लोगों को यह बात समझ नहीं आती कि राजपुत्र और राजपूत केवल शब्दों की समानता पर एक नहीं है, उसके पीछे का ऐतिहासिक आधार है, which we are covering in these videos. 13वीं सदी से पहले प्रचलित चतुर्शीतक शब्द का अर्थ था a land unit which is a group of 84 villages. 13वीं सदी के बाद आए 84 शब्द का भी अर्थ था a land unit which is a group of 84 villages. राजपुत्र शब्द हिंदू समाज के क्षात्र कर्म करने वाले एक वर्ग के लिए प्रयोग हुआ है, राइट? राजपूत शब्द भी हिंदू समाज के क्षात्र कर्म करने वाले एक वर्ग के लिए प्रयोग हुआ है। लेकिन गुर्जर और गुजर शब्दों पर इतिहास के तथ्य क्या कहते हैं कि शुरू से ही यानी गुप्तकाल से ही गुर्जर शब्द केवल और केवल स्थान के अर्थ से प्रयोग हुआ है, जहां ऑब्वियसली दुनिया भर की जाति जनजातियां रहती थी। वहीं दूसरी ओर गुर्जर शब्द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स एक घुमंतु चरवाहा जाति का नाम रहा है। यू सी द डिस्कनेक्ट? एक शब्द स्थान है गुर्जर, दूसरा शब्द जाति है जो कि उस गुर्जर स्थान पर नहीं पाई जाती। तो इन दोनों को जबरदस्ती एक बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सफल इसलिए नहीं होगी क्योंकि कोई आधार नहीं है। अच्छा, गुर्जर जाति की जो बोली यानी डायलेक्ट है गुजरी, according to the rules of linguistics on languages that are unchanged, spoken and without a documented script, just like Gujri, तो ये बोली 1000 वर्षों से कम आयु की है। ज्यादा बदलाव ना आना इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि गुजरों के साथ ये बोली पहाड़ों और गांवों में सीमित रही। किसी कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट से आने वाले असर इस पर कम पड़े हैं, which are typical to urban areas. तो अब इस सब को होलिस्टिकली कंसिडर करने पर अनुमान ये बनता है कि बाबर के द्वारा सबसे पहले नोटिस करने से कुछ समय पीछे चरवाहा गुर्जर जाति के लोगों ने गुर्जर देश से बाहर मास माइग्रेशन किया अपनी बोली सहित, और ये लोग पाकिस्तान, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड तक हिमालय के निचली रेंजेस पर वहां गए, जहां ये आज भी पाए जाते हैं। This happens in the 14th to 15th century AD. Why you can't push it further back? I've already covered that in the 9th episode of Gurjar series. अब क्योंकि एक तो ये मास माइग्रेशन था, दूसरा ये माइग्रेशन परमानेंट था, ये लोग वापस नहीं गए, इसलिए जहां से आए वो पहचान हमेशा के लिए इस समूह के साथ लगी रह गई, गुर्जर, बिकॉज ऑफ माइग्रेटिंग आउट फ्रॉम गुर्जर देश। ठीक वैसे ही जैसे यूपी के गुर्जर पासी समुदाय के साथ हुआ, एज इट शोज ऑन योर स्क्रीन। दे आर नॉट पेस्टोरल हर्ड्समैन बाय एनी स्ट्रेच, जो यूपी का गुर्जर पासी समुदाय है, not related to the pastoral Gujar caste as well, yet they carry the word Gujar in their identity because they had migrated out of Gurjar Desh। और यही हमारी चरवाहा गुर्जर जाति के साथ हुआ है।
So that's a brief about Gujars. Let me revert to our main topics. Okay. Now, the 36 royal clans. So we had seen while talking about feudal system that a generations long occupational consistency was building up in the society. तो अब हिंदू धर्म का पुनरोदय, फ्यूडल व्यवस्था का विकास, कृषि के प्रसार और उससे जुड़े डिवीजन ऑफ लेबर जैसे परिवर्तन, ये सब जब हो रहे थे, तब जन्मना जाति और वंश का महत्व बढ़ने का एक कारण यह भी था कि ऐसी व्यवस्थाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का और अनुभव का, नॉलेज और एक्सपीरियंस का संचय हो रहा था, आगे ट्रांसमिशन हो रहा था, जिससे हर जाति के या वंश के अपने स्किल सेट बेस्ड एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज भी विकसित हुए. ठीक. नाउ आफ्टर द अरब इन्वेजन्स टेक प्लेस एंड बुद्धिज्म रिसीड्स, आदि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के बाद हिंदू धर्म की रिकवरी भी कंप्लीट होती है. तो जो निर्धारित क्षत्रिय संस्कार थे उनका ऑन द ग्राउंड पालन अच्छे से हो रहा था, वंश परंपरा और ज्यादा विकसित होती है, उसकी भूमिका बढ़ जाती है. We've seen the background of this in previous episodes. तो ऐसे में lineage और genetics का अनुशासन बनाए रखने के लिए, to further consolidate your section of the society, उस समय क्षत्रियों में एक कॉन्सेप्ट उभरा, the concept of 36 clans, जिस पर हमने पिछले एक एपिसोड में कुछ बात की थी कि कैसे 12वीं सदी की राज तरंगिणी में 36 वंशों की बात होती है. राइट. ओके. तो 36 राजवंशों के कॉन्सेप्ट का जेनेसिस अगर देखना हो, उद्गम देखना हो, तो हम 9वीं सदी के अरब ट्रैवलर इब्न खुर्दादबी को पढ़ सकते हैं. वो भारतीय समाज की जातियों पर बात करते हुए क्षत्रियों के 2 वर्गों को आइडेंटिफाई करते हैं. एक है शुद्ध क्षत्रिय और दूसरे हैं क्षत्रिय. ठीक है. वन इज शुद्ध क्षत्रिय एंड द अदर इज जस्ट क्षत्रिय. ओके. अब खुर्दादबी कहते हैं कि शुद्ध क्षत्रिय जो है ये राजाओं की लिनिएज के उनसे अगली पीढ़ियों के लोग हैं और राजा हमेशा इन शुद्ध क्षत्रियों में से ही आते हैं. ठीक है. So it says in the second line on the left side that they are men of high caste and from among whom kings are chosen. Right? ऐसी ही बातें फिर 12वीं सदी में एक और मुस्लिम यात्री अल इदरीसी ने लिखी है सिमिलरली. और क्षत्रियों के इसी हाई रैंकिंग सेक्शन को प्राचीन काल से मध्यकाल तक राजन्य भी कहा जाता रहा है और इसकी पुष्टि पाणिनि से लेकर आपको 12वीं सदी के आचार्य हेमचंद्र तक करते हैं, जो मैं पिछले एपिसोड में भी दिखा चुका हूं. बट लेट्स गो देयर. राइट. If you look at the verses on bottom of screen, here Acharya Hemachandra is saying in Shabdanuशासन, Ragyopathyam Rajanyah Kshatriya Jatischet. So again, apatya has been used, meaning birth based, यानी क्षत्रिय जाति के वो लोग जो किसी राजा की लीनियज में आते हैं उन्हें राजन्य कहा गया है. और क्षत्रियों के इसी वर्ग को पाणिनि ने राजपुत्र कहा है. एंड लेट मी रिमाइंड हियर, अधिकतर राजपूत वंश, मध्यकाल के जो मिडिवल राजपूत क्लैन्स हैं, ये अपने मूल पुरुष यानी प्रोजेनिटर, द फर्स्ट वन इन देयर क्लैन के रूप में किसी राजा या राजकुमार को आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक. तो स्वाभाविक है कि यही राजन्य, राजपुत्र और शंकराचार्य के ठीक बाद उठा ये शुद्ध क्षत्रिय का कॉन्सेप्ट, ये सब थोड़ा आगे चलकर 36 राजवंशों के रूप में विकसित हुआ, जिनके लोग अपने अलग अलग राज्य चला रहे थे, क्लैन बेस्ड स्टेट्स, राजाओं, मंत्रियों, सामंतों और अधिकारियों के रूप में. राइट. तो शुद्ध क्षत्रिय कहें, राजन्य कहें या राजपुत्र, ये वर्ग जो है ये एक जाति या जाति का भाग था, कर्म आधारित वर्ण नहीं. तो समराइज, क्षत्रिय और राजपुत्र इन दोनों शब्दों का आपस का संबंध समझना हो तो आप कह सकते हैं कि जन्मना क्षत्रियों का वो वर्ग जो कर्म से तो क्षत्रिय है ही, जन्म से किसी राजा के वंश में हो, यानी उस राजा से आगे एक ही
परंपरा और कर्म का पालन करती पीढ़ियों में जिसने जन्म लिया हो। तो क्षत्रियों के ऐसे हिस्से को आप राजन्य भी कह सकते हैं, राजपुत्र भी कह सकते हैं, क्षत्रिय कह सकते हैं। जो लोग जन्म से क्षत्रिय है पर लिनिएज में पीछे कोई राजा राजकुमार नहीं है, वैसा बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे सेक्शन या इंडिविजुअल्स को क्षत्रिय कहा गया है, पर राजन्य या राजपुत्र नहीं कहा गया। ठीक। Now all these are not my assertions but what the contemporary sources are saying, और जो मैंने आपसे साझा किया है। और हेमचंद्र जी ने तो पाणिनि से भी ज्यादा स्पष्टता से क्षत्रियों को एक जाति माना है और राजन्य को क्षत्रिय जाति का भाग। ठीक। तो अच्छा, बाय द वे, क्षत्रिय की परिभाषा कई बार लोग अजीब अजीब तरीके से लगाते हैं। केवल लड़ाकू होने का अर्थ ये नहीं कि आप क्षत्रिय हो गए। जिस तरह हर हथियार चलाने वाला व्यक्ति जो है, आप उसे सोल्जर तो नहीं कह देते ना, उसी तरह से हर योद्धा या रूलर को क्षत्रिय नहीं कहा जाता। क्षात्र धर्म जो है ये अपने साथ एक संस्कृति लाता है जिसके कुछ शाश्वत सिद्धांत या संस्कार हैं, ये कह सकते हैं। उनका अनुसरण करते हुए, उनको फॉलो करते हुए जब आप काम करते हैं तो आप क्षत्रिय कहलाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ whether you're fighting a physical war in a battlefield or not. ठीक है, ये that's a bit nuanced and yet esoteric definition of kshatriya. Anyway, coming back to the topic, the clans. Now, अब हेमचंद्र के बाद जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि, ये जब 10वीं सदी के सोलंकी राजा मूलराज को अपने राज्य के राजपुत्रों से संपर्क करते हुए दिखाती है प्रबंध चिंतामणि, तो उन राजपुत्रों का आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, ये उनके कुलों के आधार पर हुआ है। राइट, इट रीड्स सर्वानपि राजपुत्रान पदातेश्च अन्वया। ठीक। अगला 11th सेंचुरी एडी का कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर में जब राजा विक्रमादित्य अपने साथ वेश बदलकर कुछ राजपुत्रों को कोवर्टली रखते हैं, वी बीन थ्रू दैट स्टोरी, तो उन राजपुत्रों को, ये जिन राजपुत्रों को वो रखते हैं, तो उन्हें अच्छे कुलों में जन्मे शूरवीर राजपुत्र बताया गया है। ठीक है, अब समराइज करें तो इन सब साक्ष्यों से निष्कर्ष क्या बनता है? इनसे हमें यह समझ आता है कि राजपुत्र पहचान क्षत्रिय समाज के लीडिंग क्लैंस से जुड़ी है और वहीं से 36 राजवंशों के कॉन्सेप्ट का विकास होता है। सो दैट्स अबाउट द जेनेसिस ऑफ 36 clans concept, basically in the backdrop of the clan system gaining utmost importance among the Kshatriyas. And now to the list itself. So I've given some examples on the screen here. ये 12वीं सदी की राज तरंगिणी से लेकर, which we have covered in previous videos, आगे की सदियों के रंभा मंजरी नाटिका है, कान्हड़ देव प्रबंध, कुमारपाल प्रबंध और वास्तु रत्न कोश तक, ये उन्हीं सब ग्रंथों में से जो, और उसके बाद मुगल काल के पृथ्वीराज रासो बृहद संस्करण में भी अलग अलग समय पर समकालीन ग्रंथों में 36 राजवंशों का कॉन्सेप्ट या उसकी ये सूची थोड़े बहुत बदलाव के साथ ये दिखाई देती रही है। तो अच्छा, क्लैंस की लिस्ट में रिवीजन जो होता है, ये रिवीजन आना भी स्वाभाविक है। सम पीपल मेक एन इश्यू आउट ऑफ इट। अस्वाभाविक क्यों है? क्योंकि एक तो इतिहास में बार बार पुराने वंश समाप्त होते रहे हैं और उनमें से नए वंश निकलते रहे हैं समाज में से। दूसरी बात, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग क्षत्रिय वंशों का प्रभाव था। Some were dominating in one region, the others were dominating in another region. So उससे भी किसी एक क्षेत्र में बनी सूची दूसरे क्षेत्र की सूची से थोड़ी अलग पड़ जाती थी। ठीक है। Now, to ensure that the future generations continue to have similar temperament and capabilities, these clans would stress a lot on the discipline in matrimony, whom to marry, right? तो इन 36 कुलों के लोग
केवल राज परिवार नहीं बल्कि पूरे वंश, इन 36 कुलों के लोग एक दूसरे से विवाह करते थे, पर 36 कुलों के बाहर नहीं। बारिंग सम एक्सेप्शंस, 36 कुलों के राजपूत आज भी आपस में ही विवाह करते हैं। 12वीं सदी की जो राजतरंगिणी 36 वंशीय राजपुत्रों की बात करती है, वही ये भी कहती है कि अंतरजातीय विवाह ठीक नहीं है। राजपरिवार के लोगों के अंतरजातीय विवाह भी इस ग्रंथ में आलोचना के शिकार होते हैं। तो स्क्रीन पर ये जो एग्जाम्पल है, इसके अनुसार जब राजा संग्राम राज ने अपनी बेटी लोठिका का विवाह एक ब्राह्मण महंत से कर दिया, तो उस पर कल्हण ने, जो कि लेखक थे राजतरंगिणी के, उन्होंने कड़े शब्दों में आपत्ति की है। तो जातियों की एक विशेषता है, हम जानते हैं कि विवाह जाति के भीतर ही होता है, अंतरजातीय विवाह एंकरेज नहीं किए जाते थे। और ये 36 वंशों का जो कॉन्सेप्ट है, ये हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से कितना गहरा जुड़ा हुआ है, इसका एक और साक्ष्य एक छोटे से पर पोटेंट ऑब्जर्वेशन में है। इन 36 कुलों का कोई भी हिंदू राजपूत कभी राजपूत एंसेस्ट्री के किसी मुस्लिम से विवाह नहीं करता, न पहले कभी किया न आज करता है। एज एक्सेप्शंस, अपवाद के रूप में कहीं कहीं राज परिवारों में, रॉयल फैमिलीज में ऐसा हुआ है, क्योंकि रॉयल्स में जो शादियां होती थी अधिकतर राजनीतिक कारणों से होती थी। दोज वर पॉलिटिकली मोटिवेटेड वेडिंग्स। और ऐसे डिसीजंस जो होते थे ये राज्य हित और समाज से जुड़े बड़े मुद्दों से ये प्रभावित होते थे। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्रो फैक्टर्स। तो किसी व्यक्ति का इन पर निज नियंत्रण, इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं होता था, चाहे राजा हो या राजकुमारी, कोई भी हो। बट अदर देन दोज फ्यू एक्सेप्शंस, जो बाकी लोग थे इन द वाइडर सोसाइटी, वहां हिंदू राजपूतों और मुस्लिम राजपूतों में आपस में विवाह नहीं हुए। ठीक, इसी से कुछ हद तक रिलेटेड एक और क्लेम आता है कि अर्ली मिडिवल सेंचुरीज में ब्राह्मण क्षत्रिय विवाहों के कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो ये कहा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय मिश्रण से हुई है। देखिए, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है, सिद्ध नहीं हुआ पर संभव है एक आध केस ऐसा हो। बट इसके लिए जो साक्ष्य दिए जाते हैं वो भी केवल गिनती की रॉयल वेडिंग्स के हैं। तो इतने भर से, लाइक आई सेड, बाकी समाज में, वाइडर सोसाइटी में लोग क्या कर रहे हैं, इस पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ठीक, सो इट्स जस्ट लाइक द medieval era's Mughal Rajput royal weddings. They also never led to any large scale Hindu-Muslim marriages in the wider society, right? So similarly, now, I mean, people outside the power corridors, they were free to reject the notion of marrying across the religions or caste, right? And the state also never suggested for the people to do so. तो बड़े स्तर पर सामाजिक स्थिति क्या थी, ये हम आगे जाति व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर और जब बात करेंगे तो उस समय देखेंगे। बट एक और चीज, कई बार हूणों का एग्जाम्पल देकर कहा जाता है कि बाहर से आए हूण भी तो 36 राजवंशों की इस सूची में आते हैं। तो ऐसा है कि हूणों को राजवंश तो माना गया है, पर कभी भी ये क्षत्रिय या राजपूत नहीं कहलाए। हूणों का नाम 36 राजवंशों की कुछ सूचियों में पीछे से जैसे का तैसा उतारा गया है, और कुछ सूचियों में ये नाम नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है। तो हूणों के राजवंश से कलचुरी और गुहिलोत जैसे हिंदू क्षत्रिय राजवंशों ने राजनीतिक कारणों से विवाह किए, ठीक वैसे ही जैसे आगे चलकर मुस्लिम राज परिवारों से हिंदू रॉयल फैमिलीज के विवाह हुए, जिनके बारे में हम जानते हैं। अगेन दिस वाज लिमिटेड टू रॉयल वेडिंग्स। समाज में बड़े पैमाने पर ऐसा होने के कोई साक्ष्य नहीं है। मोर ओवर 11वीं सदी तक, उस समय तक तो हूण हमें मालवा और उसके आसपास छोटे मोटे राज्यों में सामंतों के रूप में या छोटे राजाओं के रूप में दिख जाते हैं। पर उसके बाद राज करना या विवाह करना तो दूर, भारत में हूणों के अस्तित्व तक के साक्ष्य नहीं मिलते।
ठीक, चलिए अब एक प्रश्न, ब्राह्मण राजपुत्र, वैश्य राजपुत्र या शूद्र राजपुत्र क्यों नहीं पाए जाते? कहीं कोई एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू एवरीथिंग, बाकी कंसिस्टेंटली ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, क्यों? उत्तर भारत में राजपुत्र शब्द जब भी किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा है और उनके वंश का नाम आया है, तो वो व्यक्ति हमेशा 36 राजवंशों में से ही किसी एक वंश का मिलता है, उससे बाहर नहीं। क्यों? और नहीं मिलने का क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि राजपुत्र पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जन्म आधारित 36 राजवंश व्यवस्था से जुड़ी थी और जाति से जुड़ी थी। राजपुत्र पहचान इन 36 राजवंशों में क्षत्रियों का वो भाग है जो अपने राज्य, अपनी वंशावली, गोत्राचार वगैरह को बचाकर रख सके। ठीक है, चलिए अब राजपूतों के बारे में एक और मिथक फैलाया गया है कि मध्यकाल के क्षत्रिय राजपूत और प्राचीन काल के क्षत्रिय ये दोनों अलग अलग है। Now, one way of looking at why the ancient Kshatriyas and medieval Rajputs are not different is to study the history of ancient as well as medieval Kshatriyas. ठीक है, तो उस तरफ चलते हैं। वैदिक काल से ही भारत में कई क्षत्रिय वंश थे, जिनमें से कुछ के अपने क्लैन बेस्ड स्टेट्स थे जिन्हें जनपद कहा जाता था, मीनिंग द clan states were mostly dominated by one clan. So some of the examples would be Udumbar, Kulut, Trigarth, Kunind, Yodheya, Rajanya, अर्जुनायन, और अधिकतर ऐसे जो वंश थे ये भारत के उत्तर पश्चिम में काफी मिलते हैं। तो कौटिल्य ने इन क्षत्रिय वंशों को शस्त्रोपजीवन कहा है, लिविंग बाय द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स। तो अगर कभी कोई शक्तिशाली सम्राट, इंपीरियल पावर इन पर हावी हुआ है तो ये वंश उसके अधीन भी गए हैं और अवसर पाते ही फिर से ये स्वतंत्र हो जाते थे। तो इन क्षत्रिय वंशों के फिर एक के बाद एक शकों से, कुषाणों और हूणों से सबसे संघर्ष हुए हैं। सो विल टेक सम एग्जांपल क्लैंस बेसिकली, राइट। गुप्त साम्राज्य में यौधेय, अर्जुनायन, राजन्य और औलिकारों जैसे कई क्षत्रिय वंश उनके अधीन काम कर रहे थे, जिनका गुप्त काल के शिलालेखों में और फिर 5th सेंचुरी में जो वराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी है उसमें भी उल्लेख मिल जाता है। तो दोनों की एविडेंस यहाँ आपकी स्लाइड पर है। और नेक्स्ट, अब इन प्राचीन क्षत्रियों से राजपूतों का डिस्कनेक्ट दिखाने के लिए ये भी कहा जाता है कि राजपूत वंश जैसे कि प्रतिहार, गुहिलोत, चौहान आदि, ये गुप्त साम्राज्य समाप्त होने के बाद अचानक से उभर कर आए, insinuating as if the Rajputs have some foreign or non-Kshatriya obscure origin, something like that. अरे भाई, अगर किसी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति, इंपीरियल पावर ने पूरे उत्तर भारत की सत्ता को अपने पास केंद्रित कर रखा था, तो दूसरे रीजनल वंशों को कितना स्थान मिलेगा अपनी उपस्थिति दिखाने का? और फिर जब गुप्त वंश की वो केंद्रीय शक्ति समाप्त होती है, धराशायी होती है, और ऊपर से हूणों के आक्रमण हो जाते हैं भारत पर, तो इतनी उथल पुथल में क्या पुराने वंशों की जगह नए वंश आना स्वाभाविक नहीं फोरफ्रंट में? और पुराने वंश समाप्त होना, नए वंश शुरू होना, ये हमारे समाज में, इतिहास में हमेशा होता आया है। There's nothing out of the ordinary about it. केवल गुप्त साम्राज्य के पतन की बात नहीं है, उससे पहले भी ऐसा हुआ है, उसके बाद में भी ऐसा हुआ है। The wheel keeps turning.
पुराने वंश के लोगों से ही नए नाम की एक वंश श्रृंखला शुरू होने के भी बहुत से उदाहरण मिल जाते हैं। गुहिलोत वंश की एक शाखा कुछ समय के लिए मुख्य रूप से सिसोदा नाम के गांव में केंद्रित थी। तो ये ब्रांच फिर आगे चलकर जब प्रोमिनेंस में आई तो सिसोदिया कहलाई, और उसी समय मुस्लिम इन्वेडर्स के हमलों से भारी उथल पुथल मची थी। वो भी हूणों वाले समय की तरह जबरदस्त संघर्ष का दौर था, राइट? तो गुहिलोत से सिसोदिया नया नाम आया कि नहीं वंश का? अब क्या मैं ये कह दूं कि सिसोदिया और गुहिलोत दो अलग अलग नाम है तो दो बिल्कुल अलग लोग हैं, कोई लिंक नहीं है? शुड आई से दैट? तो वंशों के नए नाम देखकर ये तुक्के लगाना कि गुप्त काल तक के सभी पुराने क्षत्रिय वंश तो अचानक से मिट गए और कोई दूसरे लोग पता नहीं कहां से आ गए, ये कल्पना शक्ति का दुरुपयोग है। अगर राजपूत कहीं और से आए या क्षत्रियों से बाहर के कोई लोग थे तो पहले के क्षत्रिय कहाँ गए? जमीन निगल गई, आसमान खा गया, कहाँ गए? कहीं नहीं गए। उन्हीं क्षत्रियों में से नए वंश निकले जो क्षत्रिय और राजपुत्र कहलाते रहे, अपभ्रंश के बाद राजपूत कहलाने लगे। जब पंजाब का प्राचीन मद्र वंश कुषाणों का एक लंबा शासन झेलने के बाद उसी स्थान पर फिर से उभर के स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता है, तो हूणों के आक्रमण से सारे क्षत्रिय मिट जाने की गप को कैसे मान लिया जाए? बताइए। जब क्षत्रिय मिटे ही नहीं, ऐसा कोई लिटरेरी ट्रेडिशन ही नहीं, तो गुप्तकाल के बाद जितने भी वंश क्षात्र कर्म करते हैं, डोमिनेट करते हैं, वो सारे क्षत्रिय नहीं, इस दावे को भी कैसे मान लिया जाए? क्या गुप्त काल का यौधेय वंश आगे तक जोहिया नाम से नहीं जाना गया, जिनकी पुत्री सुधवा पृथ्वीराज के दादा अर्णोराज चौहान की पहली पत्नी थी? The evidence is on your screen. And this correlation is not just by some phonological or etymological similarity of the words. Nahi. It is also because these clans, they continued ruling the same region as their parent clans, or with the older name. The Johias are found in roughly the same region as the Yodheyas. Right? क्या गुप्त साम्राज्य के अधीन रहे औलिकार वंश ने गुप्त साम्राज्य समाप्त होने के बाद हूणों का सफाया नहीं किया भारत से? तो औलिकार वंश तो गुप्त साम्राज्य और हूणों दोनों को आउटलिव कर गए, उनके बाद भी थे, उनके समय भी थे। अच्छा, चौहानों पर आते हैं। क्या चाहमान वंशावलियों और पृथ्वीराज विजय के अनुसार उनके मूल पुरुष राजा चाहमान उसी समय हूणों और औलिकारों के बीच के सांभर एरिया में नहीं पाए जाते जब इनकी आपस में टक्कर हुई थी? क्या उनके द्वारा अपने पिता और भाई सहित मलेच्छों से संघर्ष का वृत्तांत नहीं है पृथ्वीराज विजय में? ये सब मिलता है। Chahman, the progenitor of Chauhan clan, was a contemporary of the Olikars as well as the Hunas. अच्छा, ये जो गुप्त काल के बाद के राजपूत वंश हैं, इन्होंने एक दूसरे को भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा है। You can see the examples on the slide. गाहड़ वालों के शिलालेखों में परमारों और कलचुरियों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहा गया है। इस पर हम पीछे अग्निवंश कवर करते समय भी थोड़ी बात कर चुके हैं। So what's displayed on the screen, these are Etawah and Basahi copper plates of Gahadwals, early 12th century AD. तो इनमें गाहड़वाल कहते हैं कि उन्होंने कमान तब संभाली जब सूर्यवंश और चंद्रवंश की दो लीडिंग फैमिलीज यानी राज परिवार समाप्त हो गए। सूर्य और चंद्रवंशी रॉयल फैमिलीज जिनको यहाँ आइडेंटिफाई किया गया है वो थे 11th सेंचुरी से भोज परमार और लक्ष्मीकर्ण कलचुरी। ठीक है, इनकी फैमिलीज। तो
अच्छा, इसी तरह से दाई तरफ जो एग्जाम्पल है, यहाँ 973 एडी 973 ईस्वी से चौहानों के हर्षनाथ शिलालेख में प्रतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। रघुकुले भू चक्रवर्ती। अच्छा, चौहानों ने प्रतिहारों में विवाह भी किए हैं। The earliest example I can remember is from 9th century AD, मेहर भोज प्रतिहार के समय। तो गुप्तकाल के बाद ये उत्तर भारत के जितने भी राजवंश हैं, इनमें से किसी ने आपस में एक दूसरे के लिए ये नहीं कहा कि फला वंश क्षत्रिय होने का दावा है पर वो है नहीं, हम नहीं मानते। There is nothing like that. अगर गुप्तकाल के बाद कोई गैर क्षत्रिय लोग सत्ता में आकर क्षत्रिय पहचान ले बैठे थे, तो बताइए क्या कास्ट कंसोलिडेशन के काल में बर्थ और लीनिएज की प्योरिटी को इतना महत्व देने वाले समय में बाकी के राजवंशों में फिर खलबली नहीं मच जाती कि कुछ लोग इस तरह से आइडेंटिटी अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं? पर ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। एंड लाइक आई सेड बिफोर, ऐसा कोई सिलेक्टिव एपिडेमिक भी नहीं आया, कोई ऐसा ग्रैंड इन्वेजन नहीं आया जिसने उत्तर भारत के सारे क्षत्रिय वंश उड़ा दिए और किसी और ओरिजिन के राजपूत नाम के वंश इम्प्लांट हो गए। ना हमारी लिटरेचर में ऐसा कोई स्टेटमेंट है कि बाहर से कोई लोग आए और उन्होंने अपने राज्य स्थापित किए। जो एक आध केस है उन्हें हुनों के रूप में हम पहले से जानते हैं, that they were defeated, Hinduized and they got absorbed within a society, जो भी थोड़े बहुत बचे थे। और क्षत्रियों से बाहर के लोगों द्वारा जब भी शासन किया गया है तो वो भारतीय साहित्य में बाकायदा दर्ज हुआ है। इसके उदाहरण देखें तो प्राचीन काल में तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिनसे राज्य लिया था वो नंदवंशी क्षत्रिय नहीं थे, ये हम में से कई लोग जानते हैं। That's common knowledge and it is duly recorded in our history. No need to dive there, right? But other than that, उसके बाद भी आप let me go there first on the slide. Yeah. तो गुप्त काल के बाद, गुप्त साम्राज्य के बाद मध्यकाल की तरफ जब आते हैं तो न केवल भारतीय स्रोत बल्कि ये अरब हमलों से ठीक पहले जो ह्वेनसांग आए थे, चीनी यात्री, तो उन जैसे लोग भी भारत के कई राज्यों में गैर क्षत्रिय शासकों की पहचान करते हैं। तो जो थे, they are identified, they are properly recorded. So what I put up on the screen are some of those cases, like सिंध से और मतिपुर विच इज इन वेस्टर्न यूपी, ठीक है। सो वहां के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बंगाल और दक्षिण के शिलालेखों में ढेरों उदाहरण है शूद्र राजाओं के द्वारा शासन करने के। और ये सब हम इसलिए जानते हैं कि जब ये हुआ तो उस समय के ग्रंथ शिलालेख इस बात को बेबाकी से लिखते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है। जो राजा क्षत्रिय नहीं थे उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय कहने की कोशिश नहीं की, बिना झिझक अपनी एंसेस्ट्री बताई है। पर राजपूत वंशों के बारे में ऐसी कोई नॉन क्षत्रिय एंसेस्ट्री वाली बात नहीं लिखी गई। तो किस आधार पर हम कह दें कि कोई और ओरिजिन है, कोई नॉन क्षत्रिय ओरिजिन है? राजपूत वंशों ने न केवल अपने आप को प्राचीन क्षत्रियों का वंशज बताया है, बल्कि राजपूत प्रैक्टिकली वही लैंग्वेज, वही कल्चर, लाइफस्टाइल, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द सेम रॉयल टाइटल्स, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स और वही मिलिट्री टैक्टिक्स फॉलो करते हैं जैसी कि उनके प्रीडिसेसर, पूर्ववर्ती क्षत्रिय क्लैंस की थी। So we find a continuity everywhere and no ground to substantiate any doubts which the propaganda tries to project. तो आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे, बाकी के टॉपिक्स अगले अंक में। तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा। प्रणाम।